तो ये कहानी है मॉर्गन नाम की एक लड़की की जो पुलिस स्टेशन में स्वीपर का काम करती है। और एक दिन ये सब करते हुए उससे एक मर्डर केस की एविडेंस नीचे गिर जाते हैं, जिसे जब वो उठाने लगती है तो एविडेंस को देखकर उसे पता चलता है कि पुलिस जिसको सस्पेक्ट यानी मुजरिम मान रही थी वो तो खुद असली किलर्स के हाथों खिलौना बनी थी। और पुलिस सिर्फ इसलिए मरे हुए आदमी की वाइफ को सस्पेक्ट मान रही थी क्योंकि वो उसी दिन से गायब थी। खैर, वो बोर्ड पर सस्पेक्ट को विक्टिम लिखकर चली जाती है और सुबह जब डिटेक्टिव कैरी डेक और उसकी टीम ऑफिस आते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसने किया था। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तो डिटेक्टिव कैरी डेक को गुस्सा आ गया और उन्होंने सीसीटीवी देखी, जिससे उन्हें पता चला कि ये मॉर्गन ने किया है। इसीलिए वो उसे घर से सवाल जवाब करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने पुलिस के काम में टांग अड़ाई क्यों। लेफ्टिनेंट सवाल करती हैं कि आखिर तुम्हें वो विक्टिम क्यों लगी। वो पिक्चर्स दिखाते हुए एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि वाइफ को सस्पेक्ट सिर्फ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो मर्डर के फौरन बाद से गायब है और बज़ाहिर उस दिन घर में उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन पिक्चर्स को देखकर ये साफ जाहिर है कि उस दिन कमरे में कोई तीसरा भी था और हो सकता है कि किलर ने ही वाइफ को भी किडनैप किया हो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। और ये भी मुमकिन है कि उसकी जान भी खतरे में हो। ये लोग उसकी बात ना ही मानते कि तभी एक ऑफिसर ने आकर उसे बताया कि मर्डर वाले दिन उस घर में कोई तीसरा भी आया था। इस चीज को कंफर्म करने से पहले डिटेक्टिव कैरी डेक मॉर्गन को अरेस्ट करवा देते हैं एक दिन के लिए क्योंकि उसने पुलिस के काम में इंटरफेयर किया था। खैर, विक्टिम के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज इन्हें मिल गई थी, जिससे इन्हें पता चलता है एक लड़की के बारे में जो मर्डर होने से ठीक 30 मिनट पहले विक्टिम के घर आई थी। ये लोग उसे बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और वो लड़की साफ इनकार कर देती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था वो पूरा दिन घर पर थी। वो तो विक्टिम के घर आई ही नहीं। डिटेक्टिव कैरी डेक और उनकी पूरी टीम बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने में ही वो टाइम भी आ जाता है कि मॉर्गन को जेल से निकाला जाना था। मॉर्गन जाते जाते ही एक झलक इस सीसीटीवी फुटेज को देखती है और इन्हें बता जाती है कि ये सीसीटीवी फुटेज झूठी है। वो जाते हुए इन सबको बता जाती है कि यहाँ पर डेट और टाइम स्टैम्प्स गलत हैं। डिटेक्टिव कैरी डेक तो उसकी बातों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे रोक लेती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। वो बताती है कि फुटेज में जो हवा चल रही है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है, लेकिन एलए में हमेशा फॉल सीजन में हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। इसका मतलब ये जो फुटेज दिखाई जा रही है ये कई महीनों पहले की है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए इस पुरानी फुटेज को उस दिन की फुटेज के साथ चेंज किया गया है, नए टाइम स्टैम्प्स और डेट के साथ। उसकी सारी बातों को ही सर्च किया जाता है और उसकी सभी बातें ठीक निकलती हैं। यहाँ तक कि सारे डिटेक्टिव्स हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से जाने लगती है तो लेफ्टिनेंट उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। तो मॉर्गन बताती है कि मेरा 160 IQ है, यानी मेरे सोचने और ऑब्जर्व करने की पावर्स एक आम इंसान से कहीं ज्यादा हैं और मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, जिसकी वजह से इन चीजों का एनालिसिस मैं बड़ी आराम से कर सकती हूँ। खैर, अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कैरी डेक विक्टिम की बेटी से मिलते हैं और विक्टिम की बेटी उन्हें बहुत ही अजीब बात बताती है कि उनकी मॉम जो कि गायब हुई है उनको किसी सारा नामी औरत ने एक लेटर भेजा था। वो लड़की बताती है कि जब तक मेरी मॉम ने वो लेटर पढ़ा तब तक उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। डिटेक्टिव कैरी डेक ये सोचते हुए हैरान हो गए कि आखिर उस लेटर में ऐसा था क्या और उसका इस मर्डर केस से क्या ताल्लुक हो सकता है। ये जानने के लिए अब उन्हें लेटर चाहिए था जो उनके ख्याल से विक्टिम की वाइफ के घर हो सकता था या उसके ऑफिस में हो सकता था। वो इस लेटर के बारे में लेफ्टिनेंट को भी बता देता है और अब लेफ्टिनेंट केस को इतना उलझा हुआ देखकर मॉर्गन से रिक्वेस्ट करती हैं केस को हैंडल करने के लिए। इन्हें सबसे पहले वो लेटर चाहिए था जो हो सकता था कि मिसिंग वाइफ के ऑफिस में हो। डिटेक्टिव कैरी डेक उस ऑफिस में जाकर बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिस में लेटर ढूंढने की, पर बॉस ऑफिस की तलाशी लेने से मना कर देते हैं। यहाँ ऑफिस में अब डिटेक्टिव कैरी डेक मॉर्गन को सारा केस समझाते हैं और सारी टाइमलाइंस भी, और मॉर्गन इस सब में नोटिस करती है कि मिसिंग वाइफ की बहन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रही, हालांकि उसका गहरा ताल्लुक था। डिटेक्टिव उसे अपने साथ उस लड़की के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ले जाते हैं और यहाँ मॉर्गन नोटिस करती है कि ये लड़की असल में बायोलॉजिस्ट है और उसके अंदाज से साफ जाहिर है कि वो पुलिस से कुछ छुपा रही है। वो ये बात कैरी डेक को भी बताती है, लेकिन कैरी डेक को यहाँ कुछ शक के लायक नहीं लगता। खैर, अब केस को सॉल्व करने के लिए उस लेटर का होना भी जरूरी था, इसीलिए रात में मॉर्गन किसी को भी बताए बगैर रात में उस ऑफिस के अंदर घुस जाती है और सफाई करने के बहाने वो लेटर चुरा कर ले आती है और जब वो लाकर डिटेक्टिव कैरी डेक को देती है तो डिटेक्टिव गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इस लेटर के चुराने की वजह से मॉर्गन को एक और मर्तबा जेल हो सकती थी। मॉर्गन कहती है जो होगा देखा जाएगा, अब ये लेटर तो पढ़ो।
इस लेटर के जरिए इन्हें पता चलता है कि ब्रायन शहर का बहुत ही पावरफुल आदमी सैरा नामी एक लड़की के साथ ज्यादती करता रहा था। सैरा चाहती थी कि उस पर केस हो, इसलिए वो मिसिंग वाइफ की हेल्प लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती सैरा मर जाती है। अब क्योंकि ब्रायन भी इस केस का एक मेन सस्पेक्ट बन गया था, इसीलिए डिटेक्टिव कैडिडेक उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं। ब्रायन साफ इनकार कर रहा था कि उसने मर्डर नहीं किया, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ था वो एलए में था ही नहीं। इसी दौरान बाहर से भी ऑफिसर ये पता चला लेती हैं कि ब्रायन मर्डर वाले दिन फाउंटेना सिटी में था। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती, जिस ऑफिस से मॉर्गन ने लेटर चुराया था उसका बॉस मॉर्गन पर लीगल एक्शन लेने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव कैडिडेक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही मॉर्गन को ऐसे उल्टे कामों से मना कर रहे थे और उन्होंने मॉर्गन को कहा भी था कि ये लेटर वापस रख कर आओ। इन्हीं सब ब्लंडर्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन लेट होती जा रही थी, जिसकी वजह से डिटेक्टिव कैडिडेक मॉर्गन को इन्वेस्टिगेशन से निकाल देते हैं। लेकिन उसकी जहानत की वजह से अगले ही दिन दोबारा उन्हें मॉर्गन के पास जाकर मॉर्गन से हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि डिटेक्टिव को केस से ब्रायन का लिंक समझ नहीं आ रहा था। जिस दिन मर्डर एलए में हुआ था उस दिन ब्रायन फाउंटेना में था। अब सोचते हुए मॉर्गन ये बताती है कि मर्डर असल में उस दिन हुआ ही नहीं जब का दिखाया जा रहा है। वो कहती है कि हो सकता है कि मर्डर कुछ दिन पहले हुआ हो और बाद में वहाँ चेंजेस करके उसे ऐसा दिखाया गया हो जैसे कि अभी हुआ है। डिटेक्टिव कैडिडेक हैरानी से सवाल करते हैं कि इतनी छोटी से तुम ये सब कैसे कह सकते हो। ये समझाने के लिए मॉर्गन उसे विक्टिम के घर लेकर जाती है और वहाँ के लोग देखते हैं कि घर का टेम्परेचर बहुत कम था, इसी वजह से वहाँ लाश सड़ी नहीं और खून के दाग भी ऐसे रहे जैसे नए हो। डिटेक्टिव कैडिडेक अभी भी नहीं समझ पा रहे थे, तो मॉर्गन ने कहा, देखो लेनेट जो औरत विक्टिम की वाइफ है और गायब है, उसकी सिस्टर उसके मामले में आकर कोई बात नहीं करती और फिक्र नहीं दिखाती। जब हम उसके घर जाते हैं तो हमें उसके घर पे बहुत सारे फाउंटेना के आर्टिफैक्ट दिखते हैं, जिसका मतलब वो भी रिसेंटली फाउंटेना शहर में गई है। ट्विस्ट ये नहीं है कि वो फाउंटेना गई थी, ट्विस्ट ये है कि वो फाउंटेना उन्हीं डेट्स में गई थी जिस डेट्स में ब्रायन फाउंटेना गया था। और यहाँ पे सारी चीजें ये शो हो रही हैं कि उन्हीं डेट्स में मर्डर हुआ है। इन सब चीजों से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रायन उसका बॉयफ्रेंड था। ब्रायन को जब पता चला कि लेनेट सैरा का केस लेने वाली है तो ब्रायन के खिलाफ वो उसकी बहन को लेकर आया ताकि लेनेट पीछे हट जाए। उन्होंने लेनेट को जरूर धमकी दी होगी और जब लेनेट के हस्बैंड ने उन्हें डराने के लिए बंदूक उठाई तो ब्रायन उससे डरा नहीं बल्कि उसने गन छीनने की कोशिश की और इस सब में लेनेट के हस्बैंड को गोली लग गई। अब ये केस एक मर्डर का बन गया था। ये सब छुपाने के लिए इन्होंने लेनेट को पहले बंदी बनाया, क्योंकि लेनेट की बहन बायोलॉजिस्ट थी, इसीलिए अपने ब्रायन को बचाने के लिए उसने सारी प्लानिंग की। घर का टेम्परेचर कम किया ताकि सबूत पुराने ना लगे। सीसीटीवी में भी जाते हुए एक पुरानी फुटेज सेट कर गई नए टाइम स्टैम्प्स के साथ और लेनेट को उन्होंने उसी दिन से किडनैप कर लिया ताकि सबको लगे कि लेनेट अपने ही हस्बैंड का खून करके भागी है। अभी इसी जगह को देखते हुए मॉर्गन गेस करती है कि इस टाइम लेनेट को कहाँ रखा होगा इन लोगों ने। और मजे की बात कि उसका गेस ठीक भी होता है और जल्द ही ये लोग लेनेट तक पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और मुजरिम आखिर पकड़े जाते हैं और ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। सब लोग हैरान थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को मॉर्गन ने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया था। इसीलिए लेफ्टिनेंट उसे डिटेक्टिव की जॉब भी ऑफर करती है, जिसे वो ठुकराती है क्योंकि इस जॉब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसे अपनी फैमिली को टाइम देना था। फाइनली अब उसे हम उसकी बेटी के साथ देखते हैं, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी अपने डैड से नफरत करने लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड उसे जानबूझकर छोड़ कर गए हैं। हालांकि उसके डैड 15 साल पहले कहीं गायब हो गए थे और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। मॉर्गन को इस चीज से बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी बेटी उसके डैड को गलत समझ रही थी। मॉर्गन भी आखिर ये पता चलाना चाहती थी कि उसके हस्बैंड को हुआ क्या, इसलिए अगले दिन वो लेफ्टिनेंट से इस शर्त पर जॉब की ऑफर कबूल कर लेती है कि वो उसके हस्बैंड को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे और यहाँ पर लेफ्टिनेंट भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। खैर दिखाया जाता है कि दोबारा मॉर्गन घर पर थी, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को कॉलेज में पेंटिंग के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी बेटी को उसके डैड की पेंटिंग्स दिखाने लगती है और इस चीज से उसकी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज भी उसकी बेटी को लगता है कि उसके डैड उसे जानबूझकर छोड़ के गए थे। इसी दौरान उनके दरवाजे पे नॉक होता है। मॉर्गन बाहर जाकर देखती है तो बाहर लेफ्टिनेंट थी, जो उसे उसके हस्बैंड की केस में एक अच्छी खबर देने के लिए आई थी। उसके हस्बैंड की कार का पता चल गया था, जो उसके गायब होने के 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन में आई थी और उसकी कार में उस दिन डायपर्स भी मिले थे और इसका साफ मतलब था कि वो ये डायपर्स अपने बच्चों के लिए ला रहा है। उसका अपनी फैमिली को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और ये बात सुनकर मॉर्गन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर दिन गुजरते रहते हैं और मॉर्गन अपने डिटेक्टिव की जॉब करती रहती है। वो बहुत सारे मर्डर केसेस में हेल्प कर, जिससे जल्द ही पुलिस मुजरिमों को पकड़ भी लेती है। साथ साथ खुद लेफ्टिनेंट मॉर्गन के हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और एक दिन उन्हें पता चलता है कि आज से 15 साल पहले उनके ही एक ऑफिसर ने मॉर्गन के हस्बैंड को अरेस्ट किया था
क्योंकि उसने इलीगली एक दीवार पर पेंटिंग बनाई थी और उस बिल्डिंग के अंदर अक्सर क्रिमिनल्स रहते हैं। लेफ्टिनेंट ये बात आकर फौरन मॉर्गन को बताती हैं और उन्हें कहती हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कोई उसे ले गया है या वो गायब हुआ है, क्योंकि जहाँ पर उसने पेंटिंग बनाई थी वो क्रिमिनल्स की जगह है। ये देखकर मॉर्गन उसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है जिसमें उसके हस्बैंड की बनाई बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप इस बारे में ठीक कह रही हैं। खैर महीनों गुजर जाते हैं और महीनों के काम के बाद फाइनली मॉर्गन को डिटेक्टिव का काम करते हुए उसका फॉर्मल बैज मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो वॉशरूम में जाकर उसकी पिक्चर्स ही ले रही थी कि तभी वहां पर रोते हुए एक औरत आती है। मॉर्गन उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो औरत रोते हुए बताती है कि उसकी 2 बेटियां गायब हैं और उन्हें की रिपोर्ट करवाने के लिए वो पुलिस स्टेशन में आई है। मॉर्गन उससे कहते हैं घबराए नहीं, आपकी दोनों बेटियां मिल जाएंगी। डिटेक्टिव कैरी डक और मॉर्गन ही इस चीज की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इस औरत के घर जाकर इस औरत से और उसके डैड से बातें करना शुरू कर देते हैं और बातें करते हुए इन्हें पता चलता है कि ये औरत डाइवोर्स्ड है और उसका एक्स हस्बैंड जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है वो चाहता था कि बेटियां उसके पास रहें। उसने कई मर्तबा लीगल कस्टडी के लिए भी केस किया लेकिन वो जीत नहीं सका। ये लोग अब उस आदमी पर ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने पिछले ही महीने अपनी दोनों बेटियों के पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था। हो सकता है कि वो अपनी बेटियों को लेकर भाग गया हो। सच्चाई क्या थी ये जानने के लिए डिटेक्टिव कैरी डक और मॉर्गन उसके घर चले जाते हैं। अंदर कोई भी नहीं था लेकिन मॉर्गन उसी के घर के पास एक छोटा सा ग्रीन हाउस देखती है। मॉर्गन नोटिस करती है कि इसी ग्रीन हाउस में एक ही प्लांट के अंदर कुकम्बर भी लगाए गए हैं और टोमेटोज भी लगाए हुए हैं। हालांकि ये दोनों एक ही साथ उग ही नहीं सकते और अगर वो आदमी एक एनवायरमेंटलिस्ट है तो उसे तो ये बात पता होगी। डिटेक्टिव कैरी डक कहते हैं तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इस ग्रीन हाउस को नया नया बनाया गया है और यहाँ पे कुछ छुपाया गया है। मॉर्गन कहती है हो भी सकता है। ये लोग जल्दी से ऊपर ऊपर के प्लांट हटाते हैं और यहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, उसी आदमी की लाश जिसे ये लोग सस्पेक्ट समझ रहे थे। यानी वो तो आदमी खुद विक्टिम बन चुका था, उसका मर्डर हो गया था। अब ये लोग ये भी समझ गए थे कि अगर इस आदमी को किसी ने मारा है तो जरूर वो दोनों बच्चियां भी किसी बड़े खतरे में हैं। खैर बहुत बड़ी बात थी, इन्हें उस बच्चियों की मॉम को ये सब इन्फॉर्म करना था, इसलिए वो उसके घर चले जाते हैं और हैरान रह जाते कि वो लोग एक बहुत बड़े मेंशन में रहते थे। यहाँ तक कि उसके डैड के पास एक पर्सनल ड्राइवर भी था। डिटेक्टिव कैरी डक उन लोगों से बातें करने में लग जाते हैं जबकि मॉर्गन इसी घर में उनकी मेट से बातें करने लग जाती है और बातें करते हुए मेट बताती है कि जिस दिन उस आदमी का मर्डर हुआ था उसने उस आदमी के फादर इन लॉ को कहीं से बहुत घबराया हुआ आता देखा था। अब मॉर्गन को और शक होने लग जाता है। वो मरे हुए आदमी के बारे में उसके नेबरहुड से पता चलवाती है और चाइल्ड ब्यूरो से उसकी बिहेवियर रिपोर्ट लेती है। जो बिहेवियर रिपोर्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव लिखी गई थी जिसकी वजह से ही तो कोर्ट उसके बच्चों की कस्टडी उसे नहीं देती थी। मॉर्गन डिटेक्टिव कैरी डक को बताती है कि ये रिपोर्ट जो कि सोशल सर्विसेज ने लिखी है और वो रिपोर्ट जो हमें उसके नेबरहुड और रिलेटिव से मिल रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ पर सोशल वर्कर भी इन्वॉल्व है और उसे कुछ बहुत बड़ा पता है। ये लोग उस सोशल वर्कर के बारे में रिसर्च करते हैं और उन्हें उसका नाम सहरा पता चलता है। इसके भी रेड बाल थे जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि वो बार बार उस मरे हुए आदमी के साथ फिरती भी थी। ये लोग उसके घर पहुंचते हैं और यहाँ की चीजें देखते हुए मॉर्गन अंदाजा लगाती है कि ये औरत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती क्योंकि उसकी किचन की जो रेगुलर चीजें थी वो काफी चीप थी, लेकिन उसके बावजूद उसके लॉन्च में हवाई से आए कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे। उसने 5 स्टार होटल के लग्जरी स्लीपर्स पहने हुए थे और उसके डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे महंगे महंगे बिल्स भी रखे हुए थे, जिससे वो साफ अंदाजा लगा लेती है कि मरे हुए आदमी के फादर इन लॉ यानी इन बच्चों के ग्रैंडफादर ओल्ड मैन जो कि एक अमीर आदमी है वो इस सोशल वर्कर को रिश्वत देते नहीं है ताकि वो उस आदमी के बारे में गलत रिपोर्ट लिखे। अब क्योंकि मॉर्गन ने उसकी सच्चाई उसके सामने ही बोल दी थी तो सहरा और झूठ नहीं बोलती और सच बता देती है कि ओल्ड मैन और भी लोगों को रिश्वत देता रहा है ताकि वो मरे हुए आदमी के बारे में गलत गलत बातें मशहूर कर सके। सहरा का इसके अलावा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए ये लोग सहरा को छोड़कर चले जाते हैं और उस ओल्ड मैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ इनके घर पर सर्वेंट्स की दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और ड्राइवर बताता है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन फादर इन लॉ कहीं पर गए भी थे, वो भी ड्राइवर को साथ ले गए। डिटेक्टिव कैरी डक पुलिस स्टेशन में आकर ओल्ड मैन से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और ओल्ड मैन बार बार इनकार करता रहता है कि उसने वो मर्डर नहीं किया। तो डिटेक्टिव कैरी डक कहते हैं मैं नहीं कह रहा कि आपने मर्डर किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किसी को हायर किया होगा उस आदमी को मरवाने के लिए, क्योंकि उस आदमी को मरवाने में आपकी इंटेंशंस कुछ और भी थी।
वो आपके सारे इलीगल बिजनेसेस के बारे में जानता था और आपको ये बात उसकी पसंद नहीं थी। वो आदमी लगातार इनकार करता रहता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके जरिए पता चला लिया जाता है कि सच में ओल्ड मैन ने एक आदमी को हायर किया था अपने ही सन इन लॉ को मरवाने के लिए। ये लोग उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उस आदमी के पास वो दोनों किडनैप हुई बच्चियां नहीं मिलती। जिस दिन वो आदमी पकड़ा जाता है उसी दिन अब उन बच्चियों की मॉम भी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से सारे डिटेक्टिव उसे भी सस्पेक्ट लिस्ट में रखने लग जाते हैं कि क्या पता अपने डैड के बुरे कामों को छुपाने के लिए उस औरत ने खुद ही ये सारा खेल रचा हो। मॉर्गन को इनकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। मॉर्गन इनकी बातों से साफ इनकार कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आकर उनको एक खबर देती है कि उस औरत ने बैंक से एक बहुत बड़ी अमाउंट बाहर निकलवाई है अभी कुछ ही देर पहले। और ये चीज मॉर्गन को भी शक में डाल देती है कि क्या मदर ने ही तो खुद अपनी बेटियों को गायब नहीं किया। खैर मॉर्गन आज घर आ जाते हैं और जब वो न्यूज में उन्हीं बच्चियों की रिपोर्ट देख रही होती है तो वो बच्चों की पिक्चर के पीछे एक बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट दिखती है जो कि बुद्धा था। और उसे याद पड़ता है कि जब वो उस घर को विजिट करने गई थी तो वहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं था, जिसका मतलब किसी ने वो महंगा आर्टिफैक्ट उनके घर से चुराया था। ये बात वो फौरन डिटेक्टिव को बताती है। ऐसे आर्टिफैक्ट बहुत कम ही मिलते थे और ये लोग अब आर्टिफैक्ट की शॉप पे जाके ये पता चला सकते थे कि आखिर उस आर्टिफैक्ट को बेचा किसने है। जरूर उस आदमी का मर्डर से कुछ ताल्लुक होगा। ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों की मॉम पहले से ही वहाँ थी और वहाँ पर और भी कुछ आर्टिफैक्ट्स बेचने के लिए आई थी। ये देखकर मॉर्गन हैरान हो जाती है और उसे पूछती है आखिर तुम्हें क्या जरूरत है बैंक से इतने पैसे निकलवाने की और ऐसे आर्टिफैक्ट बेचने की। तो यहाँ पर वो औरत मॉर्गन को सच बता देती है कि असल में मुझे किडनैपर की कॉल आई थी और उन्होंने पैसों की डिमांड की है। मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने वो पैसे निकलवाए। किडनैपर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो वो मेरे बच्चों को मार देगा, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मॉर्गन को अब केस में कुछ समझ आ रहा था। वो डिटेक्टिव कैडिडेट को भी कॉल करके यहाँ बुला लेती है और ये दोनों इस मदर से वादा करते हैं कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा और ना ही हम उस आदमी को पकड़ने के लिए कोई भी एक्शन लेंगे, हम बस पैसे देने के लिए तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे। ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर किडनैपर ने उन्हें बुलाया था। मदर उससे पैसे भी दे देती है और वो आदमी पैसे लेकर बच्चों को छोड़े बगैर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। और तब डिटेक्टिव कैडिडेट सबको कहते हैं काम डाउन, रिलैक्स रहिए आप लोग, मैंने पैसों के बैग में एक ट्रैकर लगाया था जिसकी वजह से हम किडनैपर्स का पता चला लेंगे। ये लोग जैसे ही अपने लगाए ट्रैकर को ट्रेस करते हुए कार तक पहुँचते हैं, इन्हें इस कार के अंदर ना बच्चे मिलते हैं और ना ही पैसे। अब मॉर्गन यहाँ पर उस कार का रेडियो चलाती है जहाँ पर एक स्पेसिफिक शो चल रहा था। मॉर्गन को फौरन याद आया ये शो उस दिन उस घर में उनका ड्राइवर भी सुन रहा था। यानी क्या इस सब के पीछे उनका ड्राइवर इन्वॉल्व है। मॉर्गन को ये भी याद आता है कि उस दिन उसने कार ऐसी जगह पर पार्क की हुई थी जिसके साइड व्यू मिरर से उसे बच्चों की मॉम साफ दिखाई दे। इन सारी बातों से मॉर्गन ये कंक्लूड करती है कि जरूर वो ड्राइवर उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा किया। उसने बच्चों को किडनैप किया ताकि उसके पास पैसे आ जाएं और फिर वो ये ड्राइवर की नौकरी छोड़कर उस लड़की से शादी कर सके। वो कहती है कि हो सकता है कि मर्डर भी इसी आदमी ने किया हो और उन दोनों बच्चियों को भी किडनैप करके इसी ने छुपाया हुआ हो। ये लोग ड्राइवर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और पता चलता है कि मर्डर तो उसने नहीं किया था, लेकिन उसने उसकी बेटियों को किडनैप जरूर किया था। लेकिन जैसे ही वो माउंटेन पर गाड़ी को लेकर गया तो दोनों ही बेटियां उसकी चुंगल से भाग गई और अब उसे भी नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। ये देखते हुए सभी लोग ये जान जाते हैं कि दोनों बच्चियां खतरे में हैं और उसकी बताई लोकेशन पर बच्चों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। माउंटेन्स पर जाने पर मॉर्गन वहाँ पर बहुत सारी साइंस देखती है जो बच्चियों ने लगाए हुए थे उन्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके डैड एनवायरमेंटलिस्ट थे। ये सब उन्हें उनके डैड ने ही सिखाया था। इन्हीं क्लूज की वजह से आखिर इन्हें जल्द ही वो दोनों बच्चियां मिल पे जाती हैं और ये लोग उन्हें रेस्क्यू करके उनकी मदर के पास छोड़ देते हैं और ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड केस भी मॉर्गन सॉल्व कर देती है। खैर अब अगला दिन आ जाता है और मॉर्गन ने जैसे अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था वो अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन ले आती है, जहाँ पर उसकी बेटी वॉशरूम के लिए निकल जाती है और इतने में ही हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक अजीब सी औरत घुस आती है। काफी चालाक थी ये औरत। एक ऑफिसर से गन खींचते हुए वो यहाँ पर जल्द ही सभी लोगों को बंदी बना लेती है और सब लोगों को ये शॉकिंग न्यूज देती है कि उसने पहले से ही पूरे पुलिस स्टेशन में जगह जगह बॉम्ब इम्प्लांट करवा दिए हैं। ये काम उसने अकेले नहीं किया था बल्कि उसका साथी भी यहाँ पे था। जब सभी ऑफिसर्स को धमकाते हुए उनके फोन्स लेने लग जाता है और इससे पहले कि वो मॉर्गन के पास आकर मॉर्गन का भी फोन ले लेता, मॉर्गन अपनी बेटी को इस बिल्डिंग से भाग जाने का एक अलर्ट मैसेज भेज देती है। अब मॉर्गन की बेटी इस चीज को सुनती नहीं और वो वापस अपनी मदर के पास आ जाती है जहाँ पर अब गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। यहाँ क्या दिखाया जाता है कि जो औरत जिसने सबको यहाँ पे हॉस्टेज बनाया हुआ था वो बताती है कि हमारे एक साथी को उन लोगों ने मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया हुआ था और वो मर्डर उसने किया भी नहीं है। ये लोग कोर्ट तक भी गए अपने साथी को बचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वो औरत बताती है कि मैं सिर्फ अपने साथी को जस्टिस दिलवाना चाहती हूँ, इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। अब सारे
डिटेक्टिव्स मिलकर वो सबूत इकट्ठा करेंगे जो उसके फ्रेंड को इंसाफ दिलवाएं और उसे मासूम जाहिर करें। इस ऑफिस के बाहर हम लेफ्टिनेंट और डिटेक्टिव कैरीडेक को देखते हैं, जिन्हें पुलिस स्टेशन में होने वाली हर चीज का पता चल गया था। वो इन दोनों लोगों के बारे में पता चलाते हैं जो पुलिस स्टेशन में घुस आए थे और इन्हें पता चलता है कि ये दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। अब यही सोल्जर ऑफिसर के जरिए लेफ्टिनेंट को कॉल करवाती है और कहती है कि जल्द से जल्द एविडेंस ढूंढो, नहीं तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे। अब उसके कहे के मुताबिक लेफ्टिनेंट और कैरीडेक उस केस को दोबारा रीओपन करते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। असल में हुआ ये था कि उनकी वैन के अंदर उनके सीनियर ऑफिसर को मरा हुआ देखा गया था और सारे एविडेंस इस आदमी के खिलाफ आ रहे थे, क्योंकि उससे पहले उसके सीनियर ऑफिसर से कोई लड़ाई हुई होगी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जो उस आदमी को मासूम जाहिर कर दे। पुलिस स्टेशन के अंदर हॉस्टेज बने हुए डिटेक्टिव्स भी सारी केस की हिस्ट्री देख रहे थे और अभी तक लोगन नाम का ही वो बंदा जो अरेस्ट भी हुआ है वही मुजरिम नजर आ रहा था। लेकिन तभी मॉर्गन केस को बहुत अच्छे से देखती है और गौर करते हुए आगे जाकर बताती है कि मर्डर साइट से खून के धब्बों के दरमियान में एक प्रॉपर कॉर्नर बना हुआ था, जिसका मतलब था कि यहाँ पर पहले कोई पेज था, कोई पेपर था जिसे वहाँ से उठा लिया गया। उस पेपर में ऐसा क्या था, ये सस्पेंस की बात थी और जिसने उस पेपर को वहाँ से उठाया हो सकता है कि वो किलर हो। मॉर्गन जल्दी से लेफ्टिनेंट और डिटेक्टिव कैरीडेक को कॉल करवाती है जो उस आर्मी वैन के अंदर थे। वो डिटेक्टिव से पूछती है कि क्या उन्हें यहाँ पर कोई पेपर मिला। डिटेक्टिव बताते हैं कि उसे उस आर्मी वैन में कोई भी पेपर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मेजर का लैपटॉप जरूर था। मॉर्गन उससे कहती है कि इसमें देखें कि वो लास्ट किस फाइल पर काम कर रहा था। कंप्यूटर से इन्हें पता चलता है कि मेजर एक पेपर पर काम कर रहे थे जिसमें वो किसी सोल्जर को सजा दिलवाना चाहते थे। यहाँ से ज्यादा क्लू नहीं मिलता तो ये लोग मेजर की बेटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। मेजर की बेटी इन्हें बताती है कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ उससे पिछली रात उन लोगों ने डिनर प्लान किया हुआ था जो उसके डैड ने कैंसिल कर दिया था और ऐसा सालों में पहली मर्तबा हुआ था और अगले दिन उनका मर्डर हो गया। मॉर्गन को ये पता चलाना था कि आखिर उस दिन अपनी बेटी के साथ डिनर छोड़कर मेजर गए कहाँ पे थे, इसलिए वो एविडेंस बॉक्स में से उनका फोन निकालती है और चेक करती है। फोन की लास्ट लोकेशन के जरिए इन्हें पता चलता है कि मेजर आखिरी मर्तबा एक ऐसी जगह गए थे जहाँ पर ड्रग डील्स होती हैं। मॉर्गन कड़ी से कड़ी मिलाती है और बताती है कि मेजर जिस सोल्जर के खिलाफ रिपोर्ट लिख रहे थे जरूर वही ड्रग एडिक्ट होगा। अब वो मिलिट्री में पता करवाती है कि ऐसा कौन सा सोल्जर है जिसको ड्रग के केस की वजह से वहाँ से निकाला गया है। इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ पर लंबी होती जा रही थी तो वो आदमी जिसने पूरे पुलिस स्टेशन को हॉस्टेज बनाया हुआ था वो पैनिक करने लग गया। उसके साथी ने आकर उसे काम डाउन किया और उसे समझाया कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमें पुलिस वालों पर भी यकीन नहीं करना, लेकिन फिलहाल हमें उन्हीं की मदद चाहिए। ये लोग बात ही कर रहे थे कि इतने में दूसरे ऑफिसर को पता चल गया कि वो लोग पैनिक हुए हुए हैं, इसलिए वो उसको मारकर उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब में बेचारे ऑफिसर की टांग पर ही गोली लग जाती है। सारे घबरा से जाते हैं और मॉर्गन इस ऑफिसर के लिए एम्बुलेंस की डिमांड करती है। ये लोग जब मॉर्गन की बात नहीं मानते तो मॉर्गन इन्हें इमोशनल करने की कोशिश करती है और कहती है कि लड़की जिसने इन्हें हॉस्टेज बनाया हुआ था वो इस टाइम प्रेग्नेंट थी और उसका रिलेशन लोगन के साथ था, उसी ऑफिसर के साथ था जो इस टाइम अरेस्ट हुआ है। ये जानकर उसका दूसरा साथी गुस्से में आ जाता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे इस लड़की ने उसे धोखा दिया है। तो वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बस तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लोगन हमारा दोस्त है और अभी पॉइंट की बात यह है कि हमें उसे रिलीज करवाना है। इनको यहाँ पर इमोशनली डैमेज हुआ देखकर मॉर्गन एक और इमोशनल वार करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इस ऑफिसर को मेडिकल हेल्प दे देनी चाहिए, जिसके लिए आखिर ये दोनों भी मान जाते हैं। मॉर्गन की बेटी के साथ उस ऑफिसर को एम्बुलेंस में बुलाकर भेज दिया जाता है, जबकि यहाँ पर ये लोग दोबारा इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। इन्हें एक आदमी का पता तो चलता है जिससे लास्ट टाइम मेजर मिले थे, लेकिन ये सब इन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज से पता चलाया था। जो फुटेज बहुत ज्यादा ब्लर होने की वजह से ये लोग उस आदमी को ठीक तरह देख नहीं पाते और पहचान भी नहीं पाते कि वो आदमी कौन था और क्या वही किलर हो सकता था या नहीं। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन डिले होती जा रही थी वो आदमी और भी ज्यादा पैनिक होता जा रहा था और उसके साथी उसे बार बार यही समझा रही थी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मॉर्गन सारी पुरानी इन्वेस्टिगेशन को पढ़ रही थी और उससे उन्हें पता चलता है कि मेजर ने मरने से कुछ दिन पहले एक ट्रैकिंग डिवाइस भी खरीदी थी। जरूर मेजर किसी को ट्रैक करना चाहते थे। मेजर ने ये डिवाइस किसके लिए खरीदी थी ये जानने के लिए मॉर्गन मेजर का ही फोन निकाल लेती है। ट्रैकर ये शो कर रहा था कि जिस भी आदमी को ट्रैक किया गया वो लास्ट टाइम ड्रग डीलरशिप के अंदर ही गया था। मॉर्गन यहाँ पुलिस वालों को शॉकिंग न्यूज ये भी देती है कि जिस भी आदमी ने मेजर को मारा है वो ये नहीं जानता कि मेजर ने उसके पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई थी और इसी ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। अभी तक लग तो यही रहा है कि जिसको मेजर ट्रैक करना चाह रहे थे उसी ने मेजर को मारा होगा, क्योंकि मेजर की लास्ट लोकेशन भी ड्रग डीलरशिप वाली जगह की थी। इस आदमी की भी उस दिन की लोकेशन वहीं की है और उसके बाद मेजर मरे हुए हैं और ट्रैकिंग डिवाइस ये भी शो कर रही है कि वही आदमी रात में मेजर की आरवी वैन में भी आया है। अब इसी ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए ये लोग मर्डर की लोकेशन का भी पता चला लेते हैं और डिटेक्टिव कैरीडेक फौरन जाकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। केस तकरीबन सॉल्व हो गया था
अब वो आदमी घबरा गया कि केस के सॉल्व होने के बाद कहीं ये लोग उन्हें अरेस्ट ना कर लें, इसलिए वो अपने साथी को बेहोश कर देता है और सबको धमकी देता है कि वो यहाँ पर सबको ये बॉम्ब से उड़ा देगा। तो मॉर्गन कहती है और ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर कोई भी बॉम्ब नहीं है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई भी डॉग नहीं भौंका। हालांकि ऐसे किसी भी डिवाइस के आने पर वो लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। यहाँ उस लड़की को भी होश आ जाता है और वो लड़की भी उस आदमी को बताती है कि सच में बॉम्ब वाली बात झूठ थी और वो लड़की नहीं बोली थी। इस तरह ये लोग इन कैप्टर्स को ही अरेस्ट कर लेते हैं और सारे ही बंदी बने हुए ऑफिसर्स आजाद हो जाते हैं। बाहर जाकर मॉर्गन सबसे पहले अपनी बेटी से मिलती है और सभी सिचुएशन के संभलने का जश्न मनाते हैं। और यहाँ पर लोगन को भी रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये जाहिर हो गया था कि उसने मर्डर नहीं किया। खैर अब दिन गुजर जाते हैं और मॉर्गन को लेफ्टिनेंट अपने ऑफिस में बुलाती हैं उसके मिसिंग हस्बैंड के केस की रिपोर्ट देने के लिए। वो बताती हैं कि केस में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई थी। उनको एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला था जिससे गायब होने से पहले बहुत मर्तबा उसके हस्बैंड मिलते रहे हैं। लेफ्टिनेंट मॉर्गन को उस आदमी का नाम भी बताती है जो नाम था जियो कॉनफोर्ट, लेकिन मॉर्गन को ऐसा कोई नाम याद नहीं था, इसलिए लेफ्टिनेंट उस आदमी से मॉर्गन की एक मीटिंग फिक्स करवा देती है। ये लोग उस आदमी से मिलते हैं और उससे सवाल करते हैं कि 15 साल पहले जो आदमी गायब हुआ उससे तुम इतना ज्यादा क्यों मिलते थे और आखिर उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था। ये आदमी मॉर्गन के हस्बैंड को जानने से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर मॉर्गन इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो उसके बदले मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मेरा भतीजा इस टाइम जेल में है, अगर तुम उसे रिलीज करवा सकते हो तो उसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेफ्टिनेंट उसकी ये ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेती है। ये लोग अब अपने ऑफिस वापस आ जाते हैं, जहाँ पर लेफ्टिनेंट डिटेक्टिव कैरिडैक को बुलाकर ये केस उसे देने का फैसला करती हैं और साथ में वो डिटेक्टिव कैरिडैक से हेल्प भी मांगती हैं कॉनफोर्ट के भतीजे को जेल से निकलवाने के लिए। जबकि सीन कट होकर हमें मॉर्गन को दिखाया जाता है जो खाना लेकर जब घर की तरफ जा रही थी तो उसे रास्ते में कॉनफोर्ट मिल जाता है जो उससे कुछ बात करना चाहता था। वो मॉर्गन को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और वो मैं तभी बताऊंगा जब मेरे भतीजे को तुम लोग रिलीज कर दोगे। ये कहकर वो चला जाता है। मॉर्गन भी अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाती है। ये लोग काफी मर्डर केसेस सॉल्व करते हैं और एक दिन लेफ्टिनेंट आकर इन्हें बताती हैं कि उन लोगों ने एक पार्टी अरेंज की है जो सभी डिटेक्टिव्स के लिए है। सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। इससे पहले ये अपनी पार्टी के बारे में कुछ सोचते, डिटेक्टिव कैरिडैक को एक ईमेल रिसीव होती है जिस ईमेल में एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिसे किडनैप किया गया था। जिस बंदे को किडनैप किया गया था उसके हाथ में बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास अगले मूव करने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। ये लोग जल्दी ही उस बंदे की पिक्चर से उसका सारा बायोडाटा निकाल लेते हैं और फौरन ये लोग उस आदमी के घर जाते हैं। जाहिर बात है वो तो किडनैप हुआ था, घर पे वो तो नहीं था, लेकिन उसके घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ था जिसे लेकर ये लोग वापस पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। इस पैकेज के अंदर एक जिगसॉ पजल थी। मॉर्गन जल्दी से उसे असेंबल करती है और इन्हें पता चलता है ये जिगसॉ पजल एक मैप की थी और इस पूरी जिगसॉ पजल में से एक पीस गायब था और ये वही लोकेशन थी जहाँ पर उस आदमी को हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। ये लोग जल्दी से उस लोकेशन पर जाते हैं। ये जगह माउंटेन्स में थी और माउंटेन्स के इन जंगलों में जाते ही उन्हें वहाँ पर कुछ कार्ड्स नजर आते हैं। ये एक पजल थी और क्लूज भी थे उस आदमी तक पहुँचने के लिए। ये लोग सारी पजल्स को सॉल्व करते हुए जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस आदमी को बंदी बनाकर रखा गया था और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस आदमी की तबीयत ठीक होने पर उससे पूछा जाता है कि उसे किडनैप किसने किया था और वजह क्या थी। उस आदमी को कुछ नहीं पता था। वो बताता है कि मैं एक दिन घर जा रहा था तो रास्ते में किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद उसने मुझे हॉस्टेज बना लिया। वो बताता है कि जिसने उसे किडनैप किया था वो जबरदस्ती उसके साथ गेम्स खेलता था और हमेशा अपने मुंह पे एनिमे मास्क पहन के रखता था जिसकी वजह से उसका आज तक चेहरा नहीं देख पाया। इन सारी बातों को पता चलाने के बाद मॉर्गन इन चीजों का अंदाजा लगाती है कि जो भी वो किडनैपर है वो बच्चों की गेम्स से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पुलिस को भी उसने सारे क्लू गेम्स की सूरत में दिए थे। खैर रात होती है और मॉर्गन को दोबारा कॉनफोर्ट बुलाता है। कॉनफोर्ट उसे बताता है कि जिस दिन तुम्हारे हस्बैंड गायब हुए उससे कुछ दिन पहले वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और वो इन दिनों लाइलो फ्लिन नाम की किसी लड़की के साथ काम कर रहे थे। लेकिन मॉर्गन को लाइलो फ्लिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन मॉर्गन ऑफिस आती है तो अभी भी किडनैपर को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसी साइको किडनैपर ने आज एक बेबी कॉट के अंदर 3 डॉल्स और क्लूज पुलिस स्टेशन में भेजे थे। जब सब लोग कंफ्यूज होते हैं तो एक ऑफिसर बोल उठता है कि मैं जानता हूँ किडनैपर को, वो एक थेरेपी ग्रुप का मेंबर है जो थेरेपी वो लोग लेते हैं जिनके अपने उनसे दूर चले जाते हैं। लेफ्टिनेंट उसी ऑफिसर को उस थेरेपी सेशन में जाकर उस आदमी का पता चलाने को कहते हैं और मॉर्गन को ये ड्यूटी देती हैं कि वो पता चलाए कि आखिर उस आदमी ने ये डॉल्स क्यों भेजी हैं। यहाँ पर वो ऑफिसर जब थेरेपी सेशन में जाता है तो इन्हें पता चलता है कि आज वो आदमी एब्सेंट है। ऑफिसर उन बाकी लोगों से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और थेरेपी के लोग बताते हैं कि वो आदमी काफी अजीब था।
उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो थेरेपी लेने आता था। उसे ज्यादा मसला ये था कि जब से उसकी बहन गई थी तो उसके साथ कोई गेम्स नहीं खेलता था। फाइनली यहाँ से उसे उस किडनैपर के घर का एड्रेस मिल जाता है, जहाँ पर मॉर्गन और डिटेक्टिव कैरी डेक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। ये अपार्टमेंट इस तरह बिखरा हुआ था जैसे यहाँ पर किसी ने लड़ाई की हो। ये लोग जब लाइट ऑफ करके इस अपार्टमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर एक स्पार्कलिंग लाइट से मैसेज लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि तुम अंधेरे में कभी बात नहीं कर सकते। मॉर्गन को फौरन अंदाजा हो जाता है कि अंधेरे में सिर्फ डेफ लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग इशारों से बातें करते हैं। वो ये भी समझ आती है कि किडनैपर जरूर डेफ लोगों के साथ काम करता है और उसने जरूर कोई साइन लैंग्वेज में क्लू दिया होगा। वो लोग जब जाकर उन डॉल्स को देखते हैं ऑफिस में, तो उन डॉल्स के सारे हाथ ऐसे साइंस बना रहे थे जैसे डेफ लोग बातें करते हों। उन साइंस को जब सर्च किया जाता है तो इन्हें एक और मैसेज का पता चलता है। ये लोग जब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर कोई और हॉस्टेज बना मिलता है, जिससे उस आदमी ने ही किडनैप किया हुआ था और किडनैप करके तिजोरी में बंद किया हुआ था। यहाँ पर रखे हुए क्लूज की मदद से मॉर्गन जल्द ही उस तिजोरी का पासवर्ड ढूंढ लेती है और उस औरत को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। ये औरत उसी थेरेपी ग्रुप की मेंबर थी जहाँ पर वो आदमी भी जाया करता था। इसलिए लेफ्टिनेंट समझ आती है कि वो किडनैपर अपने ही जैसे लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वो एक ऑफिसर को सभी थेरेपी ग्रुप के मेंबर्स को सिक्योरिटी देने का कहती है और साथ ही सबको ये भी याद दिलाती है कि आज शाम पार्टी है। इसलिए सब लोग तैयार होने के लिए घर आ जाते हैं और मॉर्गन भी घर आ जाती है जब उसे कॉनफोर्थ का मैसेज मिलता है, जो उसे एक लोकेशन और टाइम बताता है और कहता है कि अगर अपने हस्बैंड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ आ जाना। जबकि यहाँ पर डिटेक्टिव कैरी डेक अपने FBI के एक दोस्त से मिलते हैं। वो उनसे एक लड़की के बारे में पता चलवाना चाहते थे जो अक्सर मॉर्गन के हस्बैंड के साथ देखी गई है, जिसका नाम लाइलो फ्लिन था। जिसका नाम सुनकर FBI एजेंट भी हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि लाइलो फ्लिन भी अंडरकवर FBI एजेंट थी और 15 साल पहले वो मारी गई थी। जाते जाते ये FBI ऑफिसर डिटेक्टिव कैरी डेक को एक फाइल भी देकर जाता है जिसमें लाइलो फ्लिन का पूरा बायोडाटा था। अब सीन कट होकर हमें उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो थेरेपी ग्रुप का मेंबर भी था और यहाँ पर डिटेक्टिव भी था। वो जब अपनी पुलिस पार्टी के लिए तैयार होकर निकलता है तो एकदम से गाड़ी में बैठते ही उसका एयर बैग फट जाता है और सामने हम किसी मास्क पहने आदमी को देखते हैं। यानी ये वही किडनैपर था जो अपने ही ग्रुप के लोगों को किडनैप कर रहा था और उसने अब डिटेक्टिव को किडनैप कर लिया था। यहाँ पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सबको उसी ऑफिसर की कमी महसूस होने लगती है। ये लोग उसे कॉल भी करके देखते हैं, लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए लेफ्टिनेंट एक ऑफिसर को उसके घर जाकर देखने को कहते हैं। जबकि यहाँ पर हम डिटेक्टिव कैरी डेक और मॉर्गन को डांस करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव कैरी डेक मॉर्गन से परमिशन मांग के वो उसके हस्बैंड का केस पूरी तरह डिटेक्टिव कैरी डेक को दे दे और उसे कॉनफोर्थ का नंबर भी दे दे, ताकि वो कॉनफोर्थ से कांटेक्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन करके मॉर्गन के हस्बैंड का पता चला सके। इससे पहले कि ये लोग कुछ कह पाते, इन्हें इमरजेंसी में उस ऑफिसर की कॉल आती है जो दूसरे ऑफिसर के घर उसे देखने के लिए गई थी। वो बताती है कि उस ऑफिसर की गाड़ी का एयर बैग फटा हुआ है और वो ऑफिसर गाड़ी में नहीं है और न ही घर पर है। इसी गाड़ी में से उसे एक क्लू भी मिला था जिससे इन्हें पता चला कि उस ऑफिसर को किडनैप करने वाला वही साइको किडनैपर है। ये लोग अपनी पार्टी छोड़कर उस पजल को सॉल्व करने में लग जाते हैं और जल्द ही मॉर्गन को ये पता चल जाता है कि पजल उस लोकेशन के बारे में है जिस बड़े से मेंशन के अंदर एक स्विमिंग पूल भी है। ये लोग फौरन वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उस ऑफिसर को एक ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसी पूल के अंदर बांधा गया था। मॉर्गन और डिटेक्टिव कैरी डेक जाकर जल्द ही उसकी जान बचा लेते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कैरी डेक मॉर्गन के मिसिंग हस्बैंड के केस पर काम करना शुरू हो चुके थे। वो कॉनफोर्थ से मिलते हैं और उस पर बहुत ज्यादा रोब जमाते हुए आखिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर हमें मॉर्गन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ ग्रोसरीज करने के लिए गई थी और वहाँ पर एक लड़का उनकी हेल्प करता है। और जब ये लोग घर आते हैं तो ये अपने सामान में एक अजीब सा डब्बा देखते हैं जिसके पीछे एक स्टिकर लगा था और उस पे लिखा था यू आर द मॉर्गन। ये बहुत अजीब बात थी। इधर पुलिस स्टेशन के अंदर जिस ऑफिसर को किडनैप किया था उस किडनैपर ने उसी ऑफिसर ने उस किडनैपर का स्केच भी बनवा लिया था और जैसे ही उसे मॉर्गन को भेजा जाता है तो मॉर्गन फौरन पहचान लेती है कि ये वही लड़का था जिसने आज ग्रोसरी स्टोर में उसकी मदद भी की और उसकी ग्रोसरीज में ये अजीब सा पैकेज भी रखा। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती मॉर्गन को एक और कॉल रिसीव होती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड आज भी जिंदा हैं। कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, इसी मिस्ट्री के साथ ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।